गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की स्टडी की थी और ओरेस्टेड ने क्या बताया था ये सब आपको याद होगा। किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ये ओरेस्टेड ने बताया था, है ना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके कारण उसकी डायरेक्शन हमें जानना जरूरी होता है। तो डायरेक्शन जानने के लिए हमने कई सारे रूल्स पढ़े हैं, जिनमें एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ा और मैक्सवेल टॉर्क स्क्रू रूल पढ़ा, राइट हैंड टॉर्क रूल और राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। तो ये 2-3 रूल हमने पढ़े हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम यदि किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन पता हो, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने वाली कंडक्टर की डायरेक्शन पता हो, कंडक्टर में करंट जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन पता हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि कंडक्टर में करंट तो फ्लो होगी ही, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हमें ये देखना है कि करंट किधर फ्लो हो रही है, बस उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बता देना। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये तो निश्चित है। कंडक्टर में करंट फ्लो किया तो उसमें क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। कंडक्टर के पास सबसे ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाओगे उसकी फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी। सो हाउ टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया है, आपको याद होगा, है ना। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग टेस्ट चार्ज के माध्यम से, उसी प्रकार से आपको मैग्नेटिक फील्ड की भी इंटेंसिटी निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, जैसे बायोट-सेवर्ट लॉ के नाम से जाना जाएगा। तो बायोट-सेवर्ट लॉ हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट ने 1820 में जब मैग्नेटिक फील्ड की खोज हो चुकी थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल चुकी थी, आफ्टर दैट बायोट-सेवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए। भैया ऐसा ऐसा होगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, किस जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसके हिसाब से इन्होंने पूरा रूल बताया। ये वेरी सिमिलर टू कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। कूलॉम्स लॉ सबने पढ़ा है, तो कूलॉम्स लॉ जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, उसी तरह यहाँ पे बायोट-सेवर्ट लॉ होगा। बहुत सारी दोनों में सिमिलरिटी होगी और बहुत सारी डिसिमिलरिटी, तो हम आगे फिर पढ़ेंगे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ इज सिमिलर टू द कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम्स लॉ सबने पढ़ा है, F = K Q1 Q2 by R²। बात मत करो पीछे, रामायण नहीं चल रहा भाई, लिखने बस नहीं आए हो आप, यहाँ समझने आए हो। तो बायोट-सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इनका स्टेटमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ to find magnetic field
to find magnetic field intensity near to the conductor, near to the current carrying conductor, current carrying कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मीनिंग है? एक ऐसा कंडक्टर जिसमें जब करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर का नाम बन जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर का नाम लेंगे आप समझ जाएंगे कि एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और यदि करंट फ्लो नहीं हो रही है तो वो केवल कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब उसमें करंट फ्लो हो रही है, और जब तक करंट फ्लो होगी तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यदि करंट फ्लो होना बंद हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर लूंगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लूंगा? करंट कैरिंग कंडक्टर। सो दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर विच कैरी द करंट। इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है ये? करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत बड़ा, बहुत लेंथ है इसकी, इनफाइनाइट लेंथ तक हो सकता है। अब हमें क्या करना है? हमें ये पता है कि यदि कोई कंडक्टर में करंट फ्लो रही तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, यहाँ 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 कितना दूर तक हो सकती है ना? अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले इसमें छोटा सा लेंथ लेंगे, छोटी सी लेंथ को हम डीएल लिखते हैं। इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। डीएल हमारा होता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ होती है। करंट एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डीएल लेंथ में करंट पास हो रही है। तो अब हम केवल पहले क्या करेंगे? इस छोटी सी डीएल लेंथ के कारण इसमें करंट पास और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे वायर में प्रोड्यूस होगी ना, लेकिन हम एक छोटी सी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, फिर इसको पूरा इंटीग्रेट कर दे जितनी लेंथ हो, तो पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। हम क्या करते हैं? एक छोटी सी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। वो छोटी सी लेंथ क्या है? डीएल। छोटी सी लेंथ क्या है? डीएल, जिसे हम करंट एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? करंट एलिमेंट के। अब क्या करेंगे? इस डीएल से कुछ दूर, इतना दूर जिसे हम आर डिस्टेंस मानेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, तो 1.4 से आर डिस्टेंस दूर पे फील्ड निकालते थे कि नहीं? याद है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट भी लेंगे, जिस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो डीएल लेंथ है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट विच पॉइंट वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर के कहीं भी निकाल सकते हो, यहाँ 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 चारों तरफ कहीं भी निकाल सकते हो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ से इस डीएल लेंथ से थीटा एंगल बना रहा। ये कितना एंगल बना रहा? थीटा एंगल। थीटा को हम वैरी कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हमें निकालना है। यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हमारा करंट एलिमेंट हो गया। अब मुझे इसकी डायरेक्शन बताना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे यदि हम करंट में अपना थंब करें, थंब रूल लगा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से किधर है? ध्यान से देखिए, ये करंट की डायरेक्शन जिधर फिंगर मुड़ जाएंगी, कर्ल ऑफ फिंगर्स किधर मुड़ रही? नीचे की ओर, फिर यहाँ पे बाहर की ओर। तो यदि मुझे ये लेंथ पे करंट ऐसे फ्लो रही तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जा रही। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड को हम क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड यदि कंडक्टर में जा रही है
तो उसको हम क्रॉस साइन से, और यदि मैं इधर निकालता तो ध्यान से देखिए, इस सरफेस पे उंगलियां ऐसे मुड़ेगी बाहर की ओर, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, इसको आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, डॉट से, इधर डॉट से और इधर क्रॉस से, ठीक है ना, ये अंदर की ओर जा रही और ये बाहर, बाहर इनवर्ड बोलेंगे, इनवर्ड है ना, इनवर्ड मतलब बाहर की ओर, आउटवर्ड मतलब अंदर की ओर, या डाउनवर्ड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड या आउटवर्ड, बाहर, आउटवर्ड मतलब बाहर, और बाहर से अंदर इनवर्ड, मेरी ओर आ रही तो इनवर्ड, ऐसे देखिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो क्रॉस साइन क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड या आउटवर्ड बोलेंगे, डाउनवर्ड मतलब अंदर की ओर, दो ही कंडीशन है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर, उंगलियां देखें, इसको क्या बोलेंगे, अंदर की ओर, इसको बाहर की ओर, ठीक है ना। तो क्रॉस साइन समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, तो उसको क्रॉस साइन से, क्लियर है सबको। और इधर कहीं निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, वहां डॉट लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम डीबी साइन से डिनोट करते हैं, किससे, डीबी से, यदि डीएल लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो डीबी, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, लेटर बी से, किससे, बी से। बी कब मिलेगा, जब ये पूरी लेंथ को इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि जो फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, वो यहाँ से हर जगह से प्रोड्यूस हो रही है, नहीं हो रही, जितने लेंथ के वायर में करंट फ्लो होगी, उस वायर में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन हमने क्या किया, एक छोटी सी लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो एक छोटी सी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड डीबी आएगा, कितना आएगा, डीबी। अब उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो पूरी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बी आ जाएगा, फाइनली हमें बी निकालना रहता है, क्लियर है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, डीबी निकालेंगे, समझ में आ गया सबको, डायग्राम क्लियर है, पहले डायग्राम बना लें, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉस साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि डॉट साइन है, डॉट साइन है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपवर्ड, ठीक है ना। डॉट साइन है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड, समझ रहे हैं। डाउनवर्ड मतलब ये कंडक्टर है, तो करंट यदि ऐसे जा रही तो ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, और इधर घुमाया तो इसी सरफेस में ये अपवर्ड हो गया, इसी सरफेस में इस फेस पे अपवर्ड, इस फेस पे डाउनवर्ड। यदि करंट को डाउन कर दिया तो यहाँ डाउनवर्ड हो गया और इस फेस पे इनवर्ड, करंट नीचे कर दिया, तो अलग अलग फेस पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, तो उसका दोनों सरफेस पे अलग अलग हो जाएगा, समझ में आया। आगे जब भी हम क्रॉस साइन डिनोट करेंगे तो आप समझ जाइएगा डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और डॉट से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। ये बहुत काम की चीज है, आगे आने वाले समय में बहुत यूज आएगा और आप समझ नहीं पाएंगे हमने क्यों लिखा। यहीं से हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन समझ रहे हैं, हम यहाँ शो नहीं कर रहे, हम क्रॉस लिख देंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आपने बता दिया, क्या बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर है। हम डॉट या क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे हमेशा, उसकी डायरेक्शन को, तो याद रखना है, क्लियर है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, हाँ, डाउनवर्ड जैसे ये करंट का एक कंडक्टर है, ठीक है ना, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो है ऊपर की ओर, ये हमारी उंगलियां देखिए, ये उंगलियां किधर है, सामने की ओर, इसको डाउनवर्ड बोलेंगे,
ठीक है ना, और ये ऐसे मुड़ गई। अब ये फेस देखिए इसका, ये हमारी ओर होगी, इसको अपवर्ड बोलेंगे। हमारे परपेंडिकुलर में डाउन है, हाँ, सामने है तो डाउनवर्ड। ठीक है, ये आप देखेंगे जैसे आपके सामने, हमारे सामने ये डाउनवर्ड, ये हमारे तरफ तो इनवर्ड, इनवर्ड या अपवर्ड बोलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड मतलब इधर, भाई डाउन मतलब नीचे, नीचे दूर जा रहा ना, अपवर्ड हमारी ओर आ रहा है, ऊपर की ओर, ऐसा समझे आप। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड, यहां से फिर से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dV, according to Biot-Savart law the magnetic field intensity dV due to current element dl, किसके कारण? करंट एलिमेंट के कारण। ये करंट एलिमेंट है ना, अभी हमारी जो लेंथ है वो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। किसके कारण? करंट एलिमेंट के कारण क्या फाइंड कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बाकी फील्ड इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। लिख ले बेटा यहाँ तक, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dV ड्यू टू करंट एलिमेंट dl के कारण। अब यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान से लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है फर्स्ट केस में। ठीक है, समझ में आ गया क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मतलब दैट इज dV प्रोपोर्शनल टू I। अभी ध्यान से देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो कि और एक कंडक्टर में, या करंट गोइंग थ्रू द कंडक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, that is dP proportional to dl। करंट एलिमेंट क्या है? dl। थर्ड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to sin theta, where theta is the angle between point of observation where theta is the angle between point of observation and current element। इसके बीच का एंगल है भाई, देखिए थीटा किसके बीच का एंगल बताइए? ये वाली लाइन क्या है? एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, लाइन
joining angle between line joining between where theta is the angle between line joining of point of observation where theta is the angle between line joining of point of observation and current element dl। ठीक है ना। यहाँ पे थीटा क्या है, देखिए थीटा किसके बीच का एंगल है, ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है लाइन, ये लाइन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को मिलाने वाली लाइन और करंट एलिमेंट के बीच बना एंगल। दिख रहा है सबको, ये लाइन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन है, कहाँ से मिल रही है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड करंट एलिमेंट के बीच का एंगल। समझ में आया, दैट इज AB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। AB प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, साइन थीटा। थीटा ध्यान रखिएगा क्या है, यदि थीटा नहीं पता तो इसमें कुछ नहीं पता आपको। थीटा क्या है, बोलिए थीटा क्या है, लाइन एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द करंट एलिमेंट। ये याद करिए, थीटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू distance from current element to point of observation। Inversely proportional to distance from current element to point of observation। करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज AB प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, स्क्वायर भी होना चाहिए था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, गलती हो रही है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कूलॉम्स लॉ में होता है ना, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है, उसी तरह इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब चारों इक्वेशन को आपको कंबाइन करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, दैट इज dB प्रोपोर्शनल I। सेकंड इक्वेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, दैट इज dB प्रोपोर्शनल dl। थर्ड इक्वेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड करंट एलिमेंट, dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और फोर्थ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। देखिए बायोट-सेवर्ट लॉ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में ये आना 90% निश्चित रहता है, इसलिए इसको आपको पढ़ना ही है, नेसेसरी है। दूसरा ये है कि यदि ये नहीं बनेगा तो आगे का कुछ नहीं बनेगा। सारी चीजें बायोट-सेवर्ट लॉ से ही आप आगे फाइंड करोगे। हम
इसी फार्मूले का यूज करके आगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कि नहीं। तो फिर ये तो बनना ही चाहिए। आप सभी को कंबाइन कर दें, लिख लिया आपने पूरा, कोई डाउट इसमें? अब इसको पूरे को कंबाइन कर देता हूं। अब लिखेंगे आप कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस। सभी को कंबाइन कर दें तो क्या लिखेंगे? dB प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट से I, सेकंड से dl, थर्ड से sin थीटा, फोर्थ से 1/r²। चारों को कंबाइन कर दिया। फर्स्ट से dB इसके प्रोपोर्शनल I, सेकंड से dl, थर्ड से sin थीटा, फोर्थ से 1/r²। कंबाइन कर दिया। अब प्रोपोर्शनल हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाना है, तो प्रोपोर्शनल हटा देते हैं। तो dB आपने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, जब प्रोपोर्शनल हटा तो कोई कांस्टेंट K आ गया था, K IDL sin थीटा बाई r²। So this is the formula of magnetic field intensity in magnitude form। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इसको पूरा लिखिए। इसके बाद ये K क्या है? वेयर K is the proportionality constant where K is the proportionality constant, its value depends on मीडियम। इसकी वैल्यू किस पर निर्भर करती है? मीडियम पर। जैसे उसमें भी मीडियम पर निर्भर करता था। मीडियम क्या है? एयर है, वैक्यूम है, क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है? उसी हिसाब से ये भी मीडियम पे निर्भर करता है। आपको याद है कूलॉम्स लॉ में K की वैल्यू हुआ करती थी, किसी को याद है? सगुन कितनी होती है वैल्यू? कूलॉम्स लॉ में K की वैल्यू, हाँ 11 9 यूनिट होता है ये, 9 × 10⁹। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ओनली फॉर एयर के लिए, ठीक है ना। K की वैल्यू आपने और कुछ लिखा था 1/4πε0, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ आई, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे K क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ K फॉरवर्ड, और 1/4πε0 जो वैल्यू लिखे थे वो SI यूनिट में लिखा था। CGS में 1 होती है, ठीक है ना, CGS में 1 होती है। तो K इक्वल टू क्या है यहाँ पे? μ0/4π। K की वैल्यू क्या है? μ0/4π। और इसकी यूनिट यदि यहाँ से निकाले तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू मीटर। तो 1 मीटर कट जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर क्या यूनिट हो जाएगी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? सिंपल यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं आप। कितने लोगों से बनेगा यूनिट निकालते? भाई सबसे बनना चाहिए। यूनिट निकालना कोई कठिन थोड़ी है। इसके यूनिट आपको नहीं पता। देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला है। r² यहाँ गुणा करोगे तो r लेंथ है, डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन ये करंट नीचे आएगा तो करंट की यूनिट क्या? एम्पियर। dl क्या है? लेंथ है। dl क्या है? लेंथ है, तो लेंथ की मीटर हो गई। साइन थीटा यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये होगा नहीं। एक इक्वल टू आ गया ना। K इक्वल टू क्या लिखोगे आप? dB r² IDL sin थीटा। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं है, यही लिखोगे ना K।
अब डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की स्क्वायर यूनिट मीटर स्क्वायर, एम्पियर इनटू मीटर, 1 मीटर कट गया, क्या बना? यूनिट निकालना सीखिए, रट नहीं सकते, ये आपको 100 बार बता चुका हूं। आप याद नहीं कर सकते यूनिट, और यूनिट नहीं लिखा क्योंकि वालों यदि पूछा है तो आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया, कोई नंबर नहीं मिलेगा यहाँ। 11 में पढ़ा है यूनिट का क्या रोल होता है। यूनिट नहीं निकल लिखा मतलब कुछ लिखा ही नहीं आपने, जो लिखा है वो सब गलत है। यूनिट बिना कुछ नहीं है, इसलिए यूनिट निकालना सीखिए। 11 का काम 12th में नहीं कर पाएंगे। जब 11 ने बोला पढ़ने के लिए तो फिर पढ़ा नहीं, मजा मस्ती किया। अब यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? व्हाट इज म्यू नॉट? जैसे वहां एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था ना, एप्सिलॉन नॉट का क्या नाम था? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होती है। अब एप्सिलॉन नॉट स्पेस के लिए, एयर के लिए फिक्स हो जाती है, जिसकी वैल्यू आपको याद होगी, भले ना याद हो, 8.854 वाला, आगे इंटू 10 टू पावर -18, हाँ 30, यहाँ तो -12 हम पढ़े थे, -19 बता रहे, -19 बोल रही है, तुम मत बोलो। कान अभी हमारा काम कर रहा, ये बहरे नहीं है। म्यू नॉट क्या है? मोबिलिटी म्यू होता है, म्यू नॉट नहीं, ठीक है। म्यू नॉट जिस तरह से वहां एप्सिलॉन नॉट था उसी तरह यहाँ पे म्यू नॉट है। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते थे, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमिबिलिटी क्या बोलते हैं? परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, जो आपको याद रखना है। PERE सर, स्पेलिंग मिस्टेक है, PERE स्पेलिंग देख लो। परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमिबिलिटी का क्या मतलब होता है? इसको यदि हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो परमिएबिलिटी है, परमिट एबिलिटी। परमिट एबिलिटी का मतलब है कि किसी भी मटेरियल, जो मटेरियल होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करता है, उसके अंदर कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जा सकती है। जैसे यहाँ पे हमने करंट का एक कंडक्टर लिया, यहाँ एयर मीडियम है। अब एयर मीडियम में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दूर जा सकती है। सबसे ज्यादा कौन परमिट करता है? एयर। मैग्नेटिक फील्ड को सबसे ज्यादा परमिट कौन करेगा? एयर। यदि यही करंट का एक कंडक्टर किसी सॉलिड में रखते तो सॉलिड अलग मटेरियल है, वो कम एबिलिटी करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कम एबल करेगा, अलाउ करेगा, कम अलाउ करेगा पास होने के लिए। तो जिस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड जितना आसानी से फ्लो हो सकती है, मतलब जो भी मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करेगा, परमिट टू एबिलिटी इन द मीडियम फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड, जो मटेरियल की बात कर रहे हो, जितना ज्यादा अलाउ करेगा उसकी म्यू नॉट उतनी ज्यादा। समझ में आया? इसका मीनिंग समझ में आया? अलग अलग मीडियम के लिए मैग्नेटिक फील्ड अपना अलग अलग अलाउ करते हैं। एयर में सबसे ज्यादा अलाउ होगा, तो एयर के लिए म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट की वैल्यू फॉर एयर 4 पाई इंटू 10 to power -7. What is the value of mu naught?
4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। यदि यूनिट आप निकाले यहाँ से तो म्यू नॉट की यूनिट क्या आएगी, वही जो के की है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जो के की यूनिट है सेम म्यू नॉट की यूनिट आएगी। इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला है वो dB इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह हमने क्या रख दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब यदि म्यू नॉट की वैल्यू रखें जैसे आपने कूलॉम्स लॉ में सॉल्व किया था न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, तो F इक्वल टू क्या लिख दिया था, 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को, म्यू नॉट की वैल्यू रखते हैं यदि 4 पाई 10 पावर माइनस 7 तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ 10 टू पावर माइनस 7। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा ना, कितना बचेगा 10 पावर माइनस 7 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बचेगा क्या, सो दिस इज द लास्ट फार्मूला जो हमें याद रखना है। हमें जो फार्मूला याद रखना है वो ये है, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या है, परमीबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 वैल्यू होती है। के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 4 पाई इसमें भी है नीचे। बस आप एक डिफरेंस यहाँ देख लीजिए, जो टर्म वहां पे एप्सिलॉन नॉट नीचे हुआ करता था मैग्नेटिक फील्ड में, वो म्यू नॉट हमेशा ऊपर रहेगा। 4 पाई जो कॉमन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो परमिटिविटी और परमिबिलिटी है वो आपस में म्यू नॉट ऊपर रहेगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा। इतना ध्यान रखना है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एमसीक्यू में हमेशा पूछता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। यदि वेक्टर फॉर्म पूछ लिया तो क्या बताएंगे फिर आप, जैसे कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म मैंने लिखाया है, आपको किसी को भले ना याद हो लेकिन लिखाया है कि नहीं लिखाया, देख लीजिए एक बार। और यदि मान लो आपको भूल जाए तो आप बना भी सकते हो कि नहीं बना सकते। मान लो आपको भूल गया तो बना दो, थोड़ी बहुत बड़ी बात थोड़ी बनाना। कैसे बनाएंगे, मान लो हमको नहीं आता मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, तो कैसे बनाएंगे वेक्टर फॉर्म। ध्यान रखिए, किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए उसमें उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं बस। जैसे बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हमने पहले मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो मुझे इसके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये लिखूंगा ना। हमें इसमें आर कैप का मल्टीप्लाई करना। मैग्नीट्यूड में आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। क्या है ये, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म बन जाता है। ये देखिए मैग्नीट्यूड लिखा है ना, हमने कुछ किया क्या, इधर वेक्टर लगा दिया और इधर आर कैप। जब आप आर कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड, ये रूल है याद रखिएगा, किसी भी मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर फॉर्म बन जाता है।
अब आर कैप इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान है आपको, कूलॉम्स लॉ मैंने पढ़ाया था तो सब बताया था। सर आप बहुत दिन की बात कर रहे हैं, सब भूल गया। इतने दिन की आप बात करेंगे तो याद थोड़ी रहेगा। वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये लिखते हैं हम। आर कैप को क्या लिखते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। इसको मॉड ऑफ वेक्टर आर को आर लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर हो जाता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर हो जाएगा, आप निकाल लो चाहे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखते, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, AB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL वेक्टर क्रॉस वेक्टर R डिवाइडेड बाई R क्यूब। So this is the vector form। ये है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ये मैंने क्या लिख दिया, डीएल वेक्टर आर क्यों लिख दिया, ये पूछूंगा भी आपसे, लिख के रख देना। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलिए हम देखते हैं कि हमने आइडियल साइन थीटा को और आर को, आर वेक्टर को डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्यों लिखा, ठीक है ना। देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा क्रॉस तब होता है जब इक्वल टू में वेक्टर क्वांटिटी हो, इक्वल टू में वेक्टर क्वांटिटी हो तभी इधर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस होगा। पहला तो क्वेश्चन यही है कि क्रॉस क्यों होगा, डॉट क्यों नहीं होगा। यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता तो इधर स्केलर हो जाता। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, लेकिन अब आपको पता है कि रिजल्टेंट हमारा वेक्टर है, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर क्या होंगे, क्रॉस में होंगे। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू आपको पता है ए बी साइन थीटा, ये पढ़ा आपने, पढ़ा है 11th में। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे डीएल, ध्यान से देखिए, डीएल क्रॉस आर इक्वल टू हो जाएगा डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा, जो मैग्नीट्यूड होता है। इसमें एक्चुअल में इसका जो फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मेन फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो उसी को हम जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो स्केलर हो जाता है। तो ये हो गया आर, आर डीएल साइन थीटा, आर डीएल साइन थीटा तीनों मिलकर क्या हो गए, डीएल क्रॉस आर हो गए। और नीचे ये मैग्नीट्यूड आर, ये कितना हो गया, आर हो गया, आर और आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ याद रखेंगे, जो एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में या तो फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेता है या ट्रू एंड फॉल्स में कहीं पूछ लेगा। ज्यादातर ये फिल इन द ब्लैंक में पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको नहीं आता, और फिल इन द ब्लैंक में आपको आंसर लिखना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर ये जो पूछा जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, वो फिल इन द ब्लैंक में ही आएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको मैंने बता दिया, टेस्ला होती है, बाकी सब आगे में यूनिट अलग से पढ़ेंगे, वो अलग चैप्टर है। अभी हमको इस चैप्टर में केवल इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है ना। किसी को डाउट है, क्वेश्चंस फिर कल करेंगे। थैंक यू, बनाइए।